करेंगे तो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉन्च 2 एग्रीकल्चर स्कीम। तो यहाँ पर 2 एम्बिशियस एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च की गई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है, तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है जिसका नाम है मिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने ये दोनों स्कीम लॉन्च की हैं अपने प्रदेश में, जो कि 3 सितंबर 2021 मतलब 3 सितंबर 2021 को ये स्कीम लॉन्च की गई है। जिसमें पहली स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। इसमें टी, रबर, डबल क्रॉपिंग, एफपीओज और एपीकल्चर के सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, उसके डेवलपमेंट पे, उसके प्रोडक्शन पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये कृषि योजना लॉन्च की गई है। दूसरी जो स्कीम है जो लॉन्च की गई है उसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इसमें एप्पल, कीवी, ऑरेंज, अरेका नट और वॉलनट के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने के लिए जोर दिया जाएगा। तो ये दोनों स्कीम कब लॉन्च की गई हैं? 3 सितंबर को। आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। एज वेल एज उसके नाम पूछ सकता है। तो पहला है आत्मनिर्भर कृषि योजना, दूसरा है आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो दोनों स्कीम जो है वो पार्ट हैं आत्मनिर्भर प्रोग्राम का, जो अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 के बजट में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए और 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आपको डेट याद रखनी है, आपको स्कीम का नाम याद रखना है और स्टेट का भी नाम याद रखना है, उसके सीएम का नाम याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो कि आपके एएफओ और नाबार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर हर करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे तो अमेजॉन इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर। तो यहाँ पर अमेजॉन इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो किसान स्टोर लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है किस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, तो अमेजॉन इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है। किस नाम से लॉन्च होगा, तो इसका है आपका किसान स्टोर। किसान स्टोर के नाम से ये लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो स्टोर है वो किसने लॉन्च किए हैं। तो ये स्टोर जो हैं वो लॉन्च किए हैं हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। डेट भी आपको याद रखनी है 2 सितंबर 2021। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्टोर लॉन्च हो चुके हैं और फ्यूचर में आगे भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये ले लिया गया है अमेजॉन इंडिया के द्वारा और ये अनाउंसमेंट की गई है अमेजॉन इंडिया ने। और किसने इनको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है, तो वो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि 2 सितंबर को की गई है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो बात करेंगे तो किसान स्टोर है क्या, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर जितने भी उसके डेली यूज़ के इम्प्लीमेंट हैं, एसेसरीज़ हैं, उसके साथ सीड, प्लांट प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, खाद, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस स्टोर पे किसान को ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाएंगी। उसको बस पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद उसकी जो डिलीवरी है वो उसके घर पे हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है अमेजॉन इंडिया के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो किसान स्टोर प्लेटफॉर्म है ये आपका हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया है। कहने का मतलब है कि 5 लैंग्वेज में अभी आपको किसान स्टोर अवेलेबल करा दिया गया है, मिल जाएगा, ये आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर इजीली उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेमेंट। मतलब ऑनलाइन पेमेंट के जरिए वो सारी चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पर अमेजॉन ने यहाँ पे और भी एक नेटवर्क फैलाया जिसका नाम है इजी स्टोर। तो उसका नाम क्या है, अमेजॉन इजी स्टोर, जो कि 5000 से ज़्यादा नेटवर्क का एक ग्रुप है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, जहाँ पर फार्मर शॉपिंग कर पाएंगे इजीली और पेमेंट भी कर पाएंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं अमेजॉन इंडिया के द्वारा। डेट आपको याद रखनी है 2 सितंबर को नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है किसान स्टोर। और इनिशिएटिव किसका है, अमेजॉन इंडिया का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड कोकोनट डे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड कोकोनट डे जो सेलिब्रेट किया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो आपको पता रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे इसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, ये भी आपको याद रखना है।
प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे कोकोनट की, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। पहले पे है इंडोनेशिया, दूसरे पे है फिलीपींस, और इंडिया आता है थर्ड नंबर पे। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो प्रोडक्शन है कोकोनट का वो 2020-21 में कितना था, 21,207 मिलियन नट्स था, जो कि ओवरऑल का 34% है। मतलब जो ग्लोबल प्रोडक्शन है कोकोनट का, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 34%। ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की कोकोनट नट जो है प्रोड्यूस करने की, वो कितनी है, 9,687 नट्स पर हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में 9,687 नट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, प्रोडक्टिविटी है, जो कि अब तक की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो भारत की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कोकोनट प्रोड्यूस करने की, एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 23rd वर्ल्ड कोकोनट डे था, ये भी आपको याद रखना है। इसका एक थीम था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 में जो आपका कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया है उसमें क्या थीम रखा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका होगा बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड सस्टेन कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो आपका विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, इसका थीम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा कि 2021 के वर्ल्ड कोकोनट डे मतलब 23rd वर्ल्ड कोकोनट डे का थीम क्या था। तो यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे, ये भी आपको याद रखना। और चीफ गेस्ट कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर चीफ गेस्ट थे और इंडिया का थर्ड नंबर है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड नंबर है, पहले पे इंडोनेशिया और सेकंड पे है फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्प लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा आपका फूड प्रोसेसिंग वीक 6 सितंबर से 12 सितंबर, मतलब 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में इस वीक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने वर्चुअली यहाँ पर 5 नए फूड प्रोजेक्ट आपके फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें जो स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं, आसाम, गुजरात और कर्नाटका। इन 3 स्टेट में 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जो कि वर्चुअल तरीके से किए गए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन सभी की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 124.44 करोड़ रुपये यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है कि भारत को वर्ल्ड फूड फैक्ट्री बनाना, मतलब विश्व की फूड फैक्ट्री भारत को बनाना, ये इंडिया गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जिसके लिए ये सारी मुहिम और ये सारे एलोकेशन किए गए हैं। आपको उन प्रोजेक्ट का नाम बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका फोनिक्स फ्रोजन है, एथोस कोलेजन है फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उसके बाद ग्रेन टेक है, उसके बाद बसंत मसाला है। तो ये सारे आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये आपका मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट है। तो ये सारी चीज़ें करोड़ में हैं, ठीक है। तो ये 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2021 में फूड प्रोसेसिंग वीक किस मंथ सेलिब्रेट किया गया, आंसर होगा सितंबर में। कब से कब किया गया, तो 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और किन किन राज्यों में 5 नए फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट ओपन किए गए, तो ये किए गए हैं असम, गुजरात और कर्नाटका में। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो फार्मर यूनियन कॉल फॉर भारत बंद ऑन सितंबर 27। तो यहाँ पर 27 सितंबर को फार्मर यूनियन ने कॉल किया है भारत बंद का, मतलब भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान मोर्चा किसान यूनियन के द्वारा 27 सितंबर को। डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है और किसानों का एक ही कहना है कि जो तीनों बिल हैं, जो तीनों काले कानून हैं, वो वापस होने चाहिए, जिसके विरोध में कंटिन्यू किसान
कह सकते हैं काफ़ी महीने हो चुके हैं इस चीज़ को कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा है किसानों में और वो चाहते हैं कि किसान सरकार जो है वो किसानों से बात करे और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ पर एक किसान महापंचायत 7 तारीख को हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखा गया है, प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प भी हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को एक महापंचायत हुई थी, जो कि सबसे बड़ी महापंचायत थी। अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनका यही उद्देश्य था कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो वापस होने चाहिए। ये यहाँ पर मुख्य एजेंडा इसका रहा है। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसको एसकेएम के नाम से जाना जाता है, तो एसकेएम ने ही ये किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज की थी। और आपको पता होगा ये 3 बिल कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहला है आपका फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 और दूसरा है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और तीसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 कृषि कानून हैं जिनको वापस या बोल सकते हो रद्द कराना चाहते हैं किसान के जितने भी यूनियन हैं, किसान के जितने भी संगठन हैं, ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत थी। किसके विरोध में? क्योंकि आपको पता है पिछले महीने मतलब अगस्त के महीने में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके विरोध में करनाल में ये महापंचायत की गई, जिसमें प्रशासन और किसानों के बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिली है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक ये स्टेटस है कि अभी तक किसानों से सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है। अब फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, उसके लिए हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो यहाँ पर एसकेएम के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि हम सेंटर और जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है उनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि फार्मर्स की पावर क्या है, मतलब किसान संगठन में कितनी शक्ति है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट और योगी सरकार को बता के रहेंगे, रियलाइज़ करा के रहेंगे। ये उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। आगे बात करेंगे तो इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट टू 20.1% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो यहाँ पर 2021-22 के पहले क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी राइज हुई है, 20.1% से यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सेलरेट टू अ रिकॉर्ड हाई। तो इस बार रिकॉर्ड हाई जीडीपी ग्रोथ हुई है। अगर हम इस पहले क्वार्टर की बात करेंगे जो कि आपका जून 2021 का क्वार्टर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल मई जून का जो पहला क्वार्टर है 2021-22 का, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एज पर डेटा जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो 20.1% से बढ़ी है 3 मंथ का जो पहला क्वार्टर है, मैंने आपको बताया अप्रैल मई और जून का। और यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है, 2020 का जो पहला क्वार्टर था जिसमें -24.4% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी, जो कि रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ थी भारत की इकोनॉमी की। तो इस बार काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है, पिछले 1 साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है जीडीपी में, जिससे कहीं ना कहीं भारत की कंडीशन अच्छी हुई है। यहाँ पर अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी एट कांस्टेंट 2011-12 के प्राइस के अकॉर्डिंग Q1 2021-22 का जो Q1 है उसकी जो जीडीपी है टोटल वो है आपकी 32.38 लाख करोड़, जो कि 2020-21 के Q1 में कितनी थी, 26.95 लाख करोड़। और यहाँ पर अगर हम जीवीए की बात कर लेंगे तो जीवीए आपका 2021-22 का Q1 का रहा है यहाँ पे 30.48 लाख करोड़, जो कि 2020-21 के Q1 का कितना था, 25.66 लाख करोड़। तो यहाँ पर 18.8% की ग्रोथ देखी गई है अगर हम पिछले 1 साल से कंपेयर करें तो। यहाँ पर अब एग्रीकल्चर की जीडीपी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर की जीडीपी कितनी है, जीवीए कितना है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूट है भारत के जीडीपी में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इस बार जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसका जो ग्रोथ देखा गया है वो 4.5% की ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, जो कि पिछले साल मतलब 2020-21 का जो अप्रैल जून का क्वार्टर था उसमें केवल 3.5% की ग्रोथ हुई थी। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है अगर हम पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। पहले 3.5 था, अभी 4.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो ICAR अवार्ड्स TNAU फॉर इट्स रिसर्च ऑन मशरूम। तो यहाँ पर TNAU को मशरूम पर रिसर्च करने के लिए ICAR ने अवार्ड घोषित किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ऑनर किया गया है ICAR के द्वारा फॉर मशरूम रिसर्च। उनके मशरूम रिसर्च के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर और उससे संबंधित चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो TNAU हैज़ बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन मशरूम कलेक्शन एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज फॉर मेडिसिनल मशरूम कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल डाइज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम मशरूम। तो इन सारे टॉपिक्स पे, पॉइंट्स पे उन्होंने रिसर्च किया है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिसर्च इस बार हुआ है मशरूम की रिसर्च, मशरूम के कल्टीवेशन पे। तो इसीलिए ICAR ने ये अवार्ड TNAU को दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो TNAU मंथली 1 डे और 5 डे मशरूम ग्रोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, जहाँ पर जितनी भी वुमेन्स हेल्प ग्रुप हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, जितने भी फार्मर्स हैं वो भी आते हैं और जो यंग एजुकेटेड लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जिससे उनको मशरूम कल्टीवेशन की तकनीक के बारे में पता चलता है कि कैसे उसको ग्रो किया जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जिससे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है और भारत कहीं ना कहीं दृढ़ बनता है अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो उसमें। तो कहने का मतलब है कि TNAU ने काफ़ी बहुत अच्छा कार्य किया है एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसके लिए ICAR की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द पोषण माह। तो यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने डिसाइड किया है कि इस मंथ मतलब सितंबर मंथ में पोषण माह के रूप में सितंबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माह की बात हो रही है तो पूरे महीने की बात हो रही है, तो यहाँ पर टोटल इसको 4 वीक में डिवाइड किया गया है। हर वीक का अलग अलग थीम है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये जो आपका पोषण माह है ये पूरे सितंबर मंथ चलेगा, पहला आपको याद रखना है। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट में अनाउंस किया था पोषण 2.0 प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इससे पहले भी एक प्रोग्राम आ चुका है, अब ये दूसरा प्रोग्राम मतलब 2.0 प्रोग्राम है, जिसको 2021-22 के बजट में अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहला जो वीक है उसका जो थीम है ये आपको याद रखना है, जो चलेगा 1 से 7 सितंबर तक ये पहला वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका आपका थीम है प्लांटेशन एक्टिविटी एज पोषण वाटिका। सेकेंड वीक का जो थीम है वो क्या है, योगा एंड आयुष ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वीक का आपका जो थीम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट टू आंगनवाड़ी बेनिफिशरीज इन हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट। और आपका जो फोर्थ और लास्ट वीक है उसका आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन फूड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चारों वीक के आपके जो थीम है वो आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोषण 2.0 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अपने 2021-22 के बजट में, जिसको सितंबर मंथ में अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक संगठन के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की 8वीं मीटिंग हुई है, तो जान लेते हैं इस मीटिंग के बारे में और बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है, जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं। इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया
और आपका म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके यहाँ पर टोटल देश हैं जो इस बिम्स्टेक से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको बता दें पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, जो फाउंडेशन ईयर है, डेट है, वो कितनी है, 6 जून 1997, मतलब 6 जून 1997, ठीक है, 1997 को इसका फाउंडेशन था। यहाँ पर आपको बता दें कि 8वीं मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की, जो कि बिम्स्टेक के हैं, मतलब इन देशों से हैं, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। 8वीं मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया है। जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनके बीच में ये मीटिंग हुई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस मीटिंग में जो चेयरमैन ने हाईलाइट किया था वो था यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 और ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम ग्लोबली। तो खासकर फूड सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए और ग्रो कराने के लिए ही इस 8वीं मीटिंग हेल्ड की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिम्स्टेक 1997 में फाउंड हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, परसुइंग म्यूचुअल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड कल्चरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो मतलब ट्रेड के बोल सकते हो, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से, या फिर टेक्निकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ही इस बिम्स्टेक का निर्माण हुआ था, ताकि ओवरऑल ग्रोथ की जा सके। और यहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बीच में, वो हुई थी जुलाई 12, 2019 इन म्यांमार। तो 2019 में म्यांमार में 12 जुलाई को एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, मतलब जितने भी आपके बिम्स्टेक से जुड़े हुए देश हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 12 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया ये फाउंड हुआ था 6 जून 1997 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज का लास्ट करंट अफेयर, इसके बाद बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD एंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट DORD साइन एन MOU। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट के बीच में एक MOU साइन किया गया है, ये आपको पता रखना है। पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया। यहाँ पर जो MOU साइन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करना इस फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर्स पैदा करना, ताकि लोग इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, ट्रेड करें और इस फील्ड को और आगे ले जाएं। इसी उद्देश्य के लिए ये आपका जो आपका MOU है वो साइन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके बाद नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिसीज़ एंड आपके ब्यूरेसेलोसिस। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए ही, मतलब फुट एंड माउथ डिसीज़ को कम करने के लिए, उसको बिल्कुल बोल सकते हैं देश से मुक्त करने के लिए ही ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो और भारत की GDP। पहले बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च द मिलेट मिशन। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिलेट मिशन। हिंदी में अगर आएगा तो उसको बाजरा मिशन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो मिशन है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, उनके CM मिस्टर भूपेश बघेल जी ने किया है 14 सितंबर, मतलब 14 सितंबर 2021 को ये मिशन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, छत्तीसगढ़ के जो CM हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया को मिलेट हब बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल सून बिकम द मिलेट हब ऑफ इंडिया, मतलब है कि जो स्टेट है उनका बहुत जल्दी मिलेट हब ऑफ इंडिया के नाम से कहलाएगा। और उनका यहाँ पर एक मोटिव था, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि छोटी फसलों को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं और जिसके लिए उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है। कई बार क्या होता है कि जो छोटी फसलें होती हैं जिनका सरफेस एरिया कम होता है, जिनको लोग कम अमाउंट में ग्रो करते हैं, उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि जो छोटी छोटी फसल हैं जिनका सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे उनके किसानों का भी फायदा हो, एज वेल एज जो स्टेट है और इंडिया है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। तो इसी को आगे ले जाने के लिए ये बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक टोटल 14 स्टेट ऐसे हैं जो इस मिशन में शामिल किए गए हैं। बाकी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा और बाकी रिमेनिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, ये भी यहाँ पे बात की गई है। तो कहने का मतलब है
कि यहाँ पर अग्रसर है ये स्टेट बाजरा की खेती को लेके, इसीलिए इस स्पेशली इसके लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक एमओयू भी साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, और छत्तीसगढ़ के 14 कलेक्टर्स के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है ताकि निगरानी और मॉनिटरिंग हो सके टाइम टू टाइम और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मिलेट मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, किस डेट को किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 2021 को। वहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे बात करेंगे, उड़ीसा सीएम डिस्पर्स ₹742.58 करोड़ टू फार्मर अंडर कालिया स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि कालिया स्कीम किस राज्य की है, ठीक है, किस ईयर में लॉन्च हुई, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, उड़ीसा स्टेट के जो सीएम है मिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी हाल ही में 742.58 करोड़ मतलब 742.58 करोड़ रुपए जो कि कैश सपोर्ट किया है फार्मर्स को अंडर कालिया स्कीम। यहाँ पर कालिया स्कीम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो कि फुल फॉर्म है द कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको कालिया स्कीम के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा स्टेट में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सोर्स पटनायक जी ने यहाँ पर 3,000 रुपये पर स्मॉल फार्मर यहाँ पे सेंड किए हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली, जिससे 37,12,914 स्मॉल फार्मर्स को फ़ायदा मिलने वाला है, ताकि वो अपने रबी क्रॉप के जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होते हैं वो इजीली कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रबी क्रॉप का प्रोडक्शन हो। इसीलिए ये अमाउंट डिसबर्स किया गया है अंडर कालिया स्कीम। कालिया स्कीम की फुल फॉर्म आ सकती है, कालिया स्कीम कब लॉन्च हुई ये भी आ सकती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका कालिया स्कीम है वो 2019 में लॉन्च हुई थी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे एक है आपका नुआखाई पर्व, जिसको नुआखाई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा का फेस्टिवल है। 11 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। तो ये भी आपको एज ए जनरल नॉलेज पता होना चाहिए कि नुआखाई जो पर्व है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है और किस दिन सेलिब्रेट होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये नोट डाउन करने हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, आप जाके ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइन 5 MOUs विद प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर हमारे भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसने 5 प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये जो 5 MOU साइन किए हैं ये प्राइवेट कंपनी से किए हैं, पहले आपको ये याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, फॉर टेकिंग फॉरवर्ड डिजिटल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डिजिटल एग्रीकल्चर बनाने के लिए ही इस MOU को साइन किया गया है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी कंपनी हैं जिन्होंने ये MOU साइन किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ। सबसे पहला है सिस्को, उसके बाद निंजा कार्ड दूसरा, तीसरा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और चौथा है ITC लिमिटेड और पांचवा है NCDEX ई मार्केट लिमिटेड, जिसको NEML शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये टोटल 5 कंपनीज हैं जिनके साथ ये MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस MOU साइन करने का उद्देश्य क्या है, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम। तो फार्मर की इनकम को बढ़ाना ही उद्देश्य है, उसके साथ साथ उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो क्रॉप है उसको भी प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट से और नेचुरल कैलामिटीज़ जितनी भी आपके बोल सकते हो बाढ़ आती हैं, ज़्यादा वर्षा होती है, इन सारी चीज़ों से भी बचाना इस MOU का उद्देश्य है। ये बात कही है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक और बात कही है कि एग्रीकल्चर शुड बी कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एग्रीकल्चर को जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, जुड़ने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर बात एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल
200 लाइक का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब स्टूडेंट के पास भेजो ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर अपडेट के बारे में पता चल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप AFO, नाबार्ड या फिर ऐसे ही एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट टू स्टार्ट आदर्श ग्राम योजना इन 36,000 विलेजेस इन इंडिया। तो भारत के 36,000 विलेजेस में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करने की भारत सरकार सोच रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने यहाँ पर ये बात कही है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बहुत जल्द स्टार्ट होगी भारत के 36,000 विलेजेस में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये कौन से विलेज होंगे, तो आपको बता दें ऐसे विलेज जहाँ पर 50% जो लोग हैं वो आदिवासी आबादी से आते हैं, मतलब वहाँ की जो आबादी है वो 50% अगर आदिवासी है, ऐसे गाँव को सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी इस योजना में। और यहाँ पर असम के लगभग 1700 आदिवासी गाँव को आदर्श ग्राम में बदला जाएगा, ये भी यहाँ पर बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक ही उद्देश्य है PMAGY का कि जितनी भी आपके SC मेजोरिटी विलेजेस हैं, जितने भी आदिवासी विलेज हैं, गांव हैं, उनको डेवलप करना, उनका कायाकल्प करना ही इस आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। पूरा नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम के अंडर में जो टेक्निकल रिसोर्सेज सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसको NIRD&PR के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल लेवल पे हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब है कि अब उन गाँवों का कायाकल्प होने वाला है जहाँ पर 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, उनको यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है रबी क्रॉप के लिए फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23। यहाँ पर बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ही अप्रूवल देता है फाइनली MSP की बढ़ोतरी में, जो कि दे दिया है और जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रेजेंट के PM नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो MSP है वो ऑल मैंडेट रबी क्रॉप्स के लिए घोषित किया गया है फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है वो आपकी रुपीस पर क्विंटल में है, जो अमाउंट यहाँ पे दे रखा है वो रुपीस पर क्विंटल में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वीट की बात करेंगे तो पिछली बार जो आपका MSP था फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए वो 1975 रुपीज़ था, जो कि बढ़ के अब कितना हो गया है 2015 रुपीज़। यहाँ पर 40 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है और रिटर्न ओवर कॉस्ट यहाँ पर 100% है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 1008 रुपीज़ डिसाइड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बारले का यहाँ पर अब हो गया है 1635 रुपीज़ पर क्विंटल, 35 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले MSP से कंपेयर करने पे 60% का रिटर्न ओवर कॉस्ट है। ग्राम के लिए यहाँ पर जो प्रेजेंट में MSP है RMS 22-23 के लिए वो हो जाएगा 5230 रुपीज़, जिसमें 130 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 74% रिटर्न ओवर कॉस्ट है परसेंटेज में। यहाँ पर बात करेंगे लेंटाइल की, मसूर की, तो ये हो जाएगा अब बढ़ के 400 रुपीज़ की इंक्रीमेंट हुआ है MSP में। 79% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। रेपसीड मस्टर्ड की बात करेंगे तो 2523 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और प्रेजेंट MSP हो जाएगा 5050 रुपीज़। 400 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है, 100% रिटर्न ओवर कॉस्ट है। यहाँ पर सेफ्लावर की बात करेंगे तो 3627 मतलब 3627 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जी MSP हो जाएगा 5441, 114 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है पिछले MSP से कंपेयर करने पे और यहाँ पर 50% का रिटर्न ओवर कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो MSP घोषित किया गया है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा MSP में इंक्रीमेंट किस क्रॉप में किया गया। तो ये दो क्रॉप आपको दिख रही होंगी, जिसमें पहला है लेंटिल और रेपसीड मस्टर्ड, इन दोनों में बराबर इंक्रीमेंट है। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट है 400 रुपये का। देन उसके बाद यहाँ पे ग्राम का है 130 रुपीज़ का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है।
और यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लेगा कि वीट का एमएसपी कितना घोषित किया गया है, तो 2015 रुपीज़, बार्ले का 1635, ग्राम का 5230। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएसपी जो है वो CACP के रिकमेंडेशन पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर अप्रूवल देती है, घोषित करती है। और आपको बता दें कि सबसे पहले APC आया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, 8 जनवरी 1965, 8 जनवरी 1965 में आया। देन उसका नाम चेंज कर दिया गया 1985 में, उसको CACP के नाम पर रख दिया गया। अब जो है वो CACP ही बॉडी कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे कि आपको पता है 75 साल इस बार पूरे हुए हैं हमारे भारत को आज़ाद हुए, उसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है भारत। और इसीलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक वीक ऑर्गेनाइज किया है, फूड प्रोसेसिंग वीक, जो कि आपका 6 से 12 सितंबर तक चला था। ये आपको याद रखना है, 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ये आपका जो फूड प्रोसेसिंग वीक है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पर लगभग 43.20 लाख सीड कैपिटल अमाउंट जो है वो 135 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के अकाउंट में भेजे गए अंडर PMFME स्कीम के बारे में। इस स्कीम का पूरा नाम क्या है? PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम इसका नाम है। इसके अंडर में ही 43.20 लाख रुपीज़ यहाँ पर भेजे गए बीज के लिए। ठीक है, सीड कैपिटल अमाउंट यहाँ पे भेजी गई है। और आपको बता दें इसके साथ साथ यहाँ पर एक नेशनल वेबिनार हुआ है ऑन मिल्क प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग दोनों ने मिलकर एक नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसका टॉपिक क्या था? मिल्क प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो भी आगे आने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा की मांडा बफेलो की काफ़ी बात हो रही है और ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो जानेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मांडा बफेलो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर भारत में बफेलो की 19वीं एक यूनिक ब्रीड रिकॉग्नाइज की गई है, किसके द्वारा? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। इसके द्वारा ये जो यूनिक ब्रीड है बफेलो की वो रिकॉग्नाइज की गई है, जिसका नाम क्या है? मांडा बफेलो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले कुछ और कैटल्स की, सीप की और इनके साथ बफेलो की जो ब्रीड है वो रिकॉग्नाइज की गई थी, जिनका नाम है, सबसे पहले अगर हम कैटल की ब्रीड की बात करेंगे तो पहला है बिंजापुरी, उसके बाद है आपका मोटू, देन उसके बाद आपका है घुमुसरी और देन उसके बाद आपका क्या है? खरियार। ये 4 ऐसी ब्रीड हैं जो कैटल के लिए रिकॉग्नाइज कर दी गई हैं पहले ही। और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर 2 ब्रीड हैं बफेलो की जो इससे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी, जिसमें पहली है चिल्का ब्रीड और दूसरी है काला हांडी ब्रीड। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सीप की, तो सीप की एक ब्रीड है जिसका नाम है आपका केंद्रपाड़ा। ठीक है, जो कि भेड़ की है। ये ऑलरेडी यहाँ पर NBAGR के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। तो यहाँ पर करंट में जो है उसको आपको याद रखना है, मांडा भैंस यहाँ पर 19वीं यूनिक ब्रीड रिकॉग्नाइज की गई है NBAGR के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो इसके जो बाल हैं वो तांबे के रंग की तरह होते हैं और साथ साथ ही ग्रे और भूरे रंग का एक अनूठा कोट रंग भी इनमें होता है, जो कि इसको और आकर्षक बनाता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी 19वीं यूनिक ब्रीड बन चुकी है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मांडा बफेलो किस राज्य की 19वीं ब्रीड बनी है, यूनिक ब्रीड बनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किसने रिकॉग्नाइज किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि और कौन कौन सी बफेलो वहाँ की रिकॉग्नाइज की गई हैं NBAGR के द्वारा? तो चिल्का और काला हांडी। ऐसे ही सीप के लिए पूछ सकता है या फिर कैटल के लिए भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और ये फाउंड कहाँ होती है, तो उड़ीसा का एक कोरापुट रीजन है और उसके साथ साथ एक ईस्टर्न घाट है वहाँ पर ये पाई जाती है प्रजाति। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बफेलो जो कि उड़ीसा की है, मांडा बफेलो कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है कि ईस्टर्न घाट एंड प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट इंक्रीजेज शुगर केन रेट बाई ₹12 पर क्विंटल। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने अपने गन्ना किसानों के लिए 12 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से शुगर केन के रेट में बढ़ोतरी की है, जो कि सीजन 2021-22 के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 9 सितंबर 2021 को शुगर केन के प्राइस हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं 12 रुपये, ठीक है। अब वो बढ़ के कितना हो गया है, 362 रुपीज़ पर क्विंटल। और जो कैबिनेट की अमाउंट है वो कितना है, 290 रुपये पर क्विंटल। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन हरियाणा के लिए जो गन्ना किसान है उनके लिए 362 रुपीज़ पर क्विंटल यहाँ पे जो MSP बोल सकते हो जो FRP है या फिर स्टेट का जो प्राइस है वो अब 362 रुपये पर क्विंटल हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अब पंजाब से भी ज़्यादा अमाउंट शुगर केन का हरियाणा में हो चुका है, क्योंकि पंजाब का 2021-22 सीजन के लिए कितना है, 360 रुपीज़ पर क्विंटल, और अब हरियाणा का हो गया है 362 रुपीज़ पर क्विंटल। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखी गई है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, कि इससे होगा क्या कि किसानों की आय दुगनी होगी। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे पिछले ईयर के कंपेयर में 12 रुपये इस बार ऐड किए हैं, इंक्रीज़ किए हैं शुगर केन के प्राइस में 2021-22 क्रसिंग सीजन के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो पिछली बार 2020-21 का जो क्रसिंग सीजन था उस बार यहाँ पे 350 रुपये पर क्विंटल था, जिसमें 10 रुपीज़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया और अब यहाँ पे टोटल 340 से 350 हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 10 रुपये बढ़ाए गए थे, 350 हो गया, देन 350 से यहाँ पे 12 रुपये इंक्रीज किए गए और अब हो गया है 362 रुपीज़ पर क्विंटल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे कि आपको बताया कि शुगर केन के लिए FRP घोषित किया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेज, जिसको CACP रिकमेंड करता है। बाकी जो आपकी सीरियल क्रॉप होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं आपकी वो टोटल आपकी MSP के थ्रू बोल सकते हो, उनका MSP घोषित किया जाता है, जिसको CACP रिकमेंड करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो IIT बॉम्बे लॉन्च्ड इट्स प्रोजेक्ट उड़ान ऑन September 14, 2021। तो 14 सितंबर 2021 को IIT बॉम्बे ने एक इम्पोर्टेंट और स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज़ में क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, IIT बॉम्बे ने। क्या लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट उड़ान। कब लॉन्च किया है, 14 सितंबर 2021, मतलब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है इसका उद्देश्य क्या है, टू ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर। जो भाषा का जो बैरियर है, जब छात्र किसी स्टेट से अदर स्टेट में जाते हैं तो उनकी लोकल लैंग्वेज अलग होती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग होती है, जिससे उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जितनी भी आपके हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं उन स्टूडेंट को देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया, ताकि वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, वो जिस लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट में उस कंटेंट को, उस सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट उड़ान। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वो इंग्लिश से हिंदी में या फिर किसी और अदर लैंग्वेज में जो कि भारतीय लैंग्वेज होगी उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे और आसानी से अपने शब्दों में उस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड में आगे जा सकते हैं। ये भी यहाँ पे बात की गई है और ये पूरा डिपेंड है आपका AI बेस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशन है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि द प्रोजेक्ट वॉज एनवाइसेज बाई प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं
गणेश रामकृष्ण जी, उनका यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। और आपको पता होगा कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। ये भी आपको पता रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बनेंगे कि प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। कब लॉन्च हुआ, 14 सितंबर। किसके लिए लॉन्च हुआ, टू ब्रेकिंग द लैंग्वेज बैरियर। और यहाँ पर ये भी आएगा कि किसने एनबीसीज किया, तो ये है आपके प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन। और आईआईटी बॉम्बे कब इस्टेब्लिश हुआ, 1958 में। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे जो कि आज का लास्ट करंट अफेयर है। इसके बाद बात करेंगे आज के पैरे से क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिवाइज द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA स्कीम। तो यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, या बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक स्कीम को रिवाइज किया है जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, जिसको TMA के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी आपके स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और मार्केटिंग की जा सके, उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिवाइज स्कीम है ये इफेक्टेड हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम इफेक्टिव रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2018 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, मतलब भारत की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने की ये स्कीम है, जिससे एग्रीकल्चर में जो GDP है वो ग्रोथ करे। इसके लिए ही इस पॉलिसी को, इस एक्सपोर्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जो कि दिसंबर 2018 में किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक 60 बिलियन US$ टोटल शिपमेंट से आए एग्रीकल्चर फील्ड में, ताकि एग्रीकल्चर को और सहारा मिल सके और उसका जो GDP है वो बूस्ट कर सके। इसीलिए ये एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई थी दिसंबर 2018 में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम थी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA, ये 2019 में लॉन्च की गई थी ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में उसका असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही ये स्कीम प्रोवाइड की गई थी, लाई गई थी। जिससे होगा क्या कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कमोडिटीज़ हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जा सकेंगे, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट उन कमोडिटीज़ की भारत ले सके। इसी के लिए ये सारी स्कीम और एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तमिलनाडु टू बैन सेल ऑफ काउ डंग फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट अपने स्टेट में काउ डंग फर्टिलाइजर की जो सेलिंग है उसको बैन करने जा रहा है। अब कहने का मतलब है कि तमिलनाडु राज्य में काउ डंग फर्टिलाइजर सेल नहीं होगा। अब इसका कारण क्या है जान लेते हैं। तो यहाँ पर है राइज इन द नंबर ऑफ सुसाइड इन तमिलनाडु। तो पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि तमिलनाडु में सुसाइड के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जिसका एक कारण निकल के आया कि वहाँ के लोग काउ डंग पाउडर का यूज़ करते हैं सुसाइड के लिए। और यहाँ पर एक काफ़ी चिंताजनक बात है, जिसके लिए तमिलनाडु स्टेट चाहती है कि इस पर बैन लगा दिया जाए और इसकी जो सेलिंग है वो रोक दी जाए। ये बात कही है वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम जी ने 17 सितंबर 2021 को। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो काउ डंग पाउडर है जिसको खेती में यूज़ किया जाता है, उसका उपयोग लोग सुसाइड के लिए कर रहे हैं। एक पॉइजन का काम करता है वो, क्योंकि उसमें हजार्डस और टॉक्सिक केमिकल पाए जाते हैं। जिसलिए यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इस काउ डंग पाउडर पे बैन लगा दिया जाए। इसकी अगर हम बात करेंगे तो पिछले ईयर में डेटा निकाला गया है कि तमिलनाडु में 15,000 सुसाइड हुए हैं, और अगर उसके कंपेयर में एक्सीडेंट के केस देखेंगे तो केवल 11,000 डेथ हुई है एक्सीडेंट से, लेकिन उससे ज़्यादा सुसाइड केस सामने आए हैं। और जिसमें मुख्य कारण है काउ डंग पाउडर का उपयोग करते हैं वो लोग, जिससे उनकी जान जाती है।
तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है और वो एक ऑर्डर पास करने वाली है ताकि जितना भी काऊ डंग पाउडर की सेलिंग हो रही है स्टेट में उसको रोका जा सके और सुसाइड के जो नंबर हैं उसको कम किया जा सके। तो यहाँ तक आपको इतना समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने काऊ डंग फर्टिलाइजर या फिर काऊ डंग पाउडर पर बैन लगाया है या बैन लगाने वाला है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करेंगे तो FSSAI थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 रिलीज। तो यहाँ पर तीसरा FSSAI का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज हो चुका है जो कि 2021 का है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जिनका नाम है मिस्टर मनसुख एल मंडाविया, उन्होंने यहाँ पर थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जिसको SFSI के नाम से जाना जाता है वो रिलीज किया है। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये इंडेक्स क्या है और ये किस पैरामीटर्स पर बेस होता है। तो ये टोटल यहाँ पर 5 पैरामीटर होते हैं, उसके बेस पर ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्टों को रैंकिंग दी जाती है, सॉरी स्टेट को रैंकिंग दी जाती है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि कौन सा स्टेट यहाँ पर टॉप पर रहा है अंडर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता रखना है कि अभी तीसरा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है, ये आपको याद रखना है। सेकंड किसने किया है तो ये किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख एल मंडाविया जी ने। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी यहाँ पर उनको हरी झंडी दिखाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लीमेंट है, ठीक है, सप्लीमेंट फूड सेफ्टी के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो सके। कहने का मतलब है कि आप भी जानते हो कि हंगर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, हंगरनेस को कम करना है, माल न्यूट्रिशन को कम करना है, इसी के उद्देश्य से यहाँ पर 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन फ्लैग ऑफ की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट अक्रॉस 5 पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के 5 पैरामीटर्स पर बेस होती है ये इंडेक्स, जिसमें पहला है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा जो कि 20% वेटेज रखता है इस इंडेक्स में। सेकंड है कॉम्प्लियांसिस जो कि 30% वेटेज रखता है और थर्ड नंबर पे है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस जो कि 20% वेटेज रखता है। चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि आपका 10% वेटेज रखता है और पांचवा और लास्ट है कंज्यूमर एम्पावरमेंट जो कि 20% वेटेज रखता है। तो इन 5 पैरामीटर्स के बेस पर ही ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कौन कौन से स्टेट हैं जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है अंडर थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 ऑफ FSSAI। तो यहाँ पर जो लार्जर स्टेट हैं उसमें पहले नंबर पे है गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात ने टॉप किया है, पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे है केरला, और जो तीसरा नंबर है वो है आपका तमिलनाडु का। तो ये आपको स्टेट याद रखने हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग टू FSSAI थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन सा लार्जर स्टेट टॉप पर रहा है, तो वो गुजरात है। अब बात करेंगे जो स्मॉलर स्टेट हैं उसमें गोवा टॉप पर है, सेकंड पे मेघालय और थर्ड पे मणिपुर। और यहाँ पर अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को पहला स्थान मिला है, देन अंडमान एंड निकोबार और फाइनली न्यू दिल्ली को थर्ड यहाँ पर रैंक प्रोवाइड की गई है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अलग अलग रैंक यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे FSSAI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था अगस्त 2011 में, ठीक है, तो 2011 में अगस्त के मंथ में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपका है न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करना, ताकि घर बैठे इस कोरोना टाइम में वो एग्रीकल्चर में जो भी करंट अपडेट आ रहे हैं
उससे रूबरू हो सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आया है, हाथी चिलीज एंड तमेंगलोंग ऑरेंज ऑफ मणिपुर गेट जीआई टैग। तो यहाँ पर मणिपुर के तमेंगलोंग ऑरेंज और हाथी चिलीज को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है। अगर इसकी डिटेल में बात करेंगे तो मणिपुर स्टेट की हाथी चिली जो कि आपकी आती है उरखुल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, एक वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उखरुल डिस्ट्रिक्ट में हाथी चिली वैरायटी ग्रो की जाती है, जिसको गॉड गिफ्ट के नाम से भी वहाँ के लोग जानते हैं। और आपको बता दें कि उखरुल डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, ठीक है, जिसका नाम है सिरराखोंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिरराखोंग एक विलेज है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में हाथी चिली का बोल सकते हैं ग्रो की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा बात करेंगे तो स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तामेंगलोंग, वहाँ का एक ऑरेंज सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, जिसको एक यूनिक वैरायटी माना जाता है ऑरेंजेस का, जो कि आपका मैंडारिन ग्रुप से बिलोंग करता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तामेंगलोंग को स्टेट ऑरेंज बाउल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों को यहाँ पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी तामेंगलोंग का जो ऑरेंज है वो काफ़ी फेमस है, जिसके लिए इस बार इनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो यहाँ पर किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है जीआई टैग, जो कि दिया जाता है अकॉर्डिंग टू उस रीजन की कोई क्रॉप या कोई ऐसी स्पेशलिटी है जो उस एरिया को भी फेमस करे, जिससे होता क्या है कि वहाँ के जो किसान हैं या फिर वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, जीआई टैग कई सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, तो उसको और बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि तामेंगलोंग ऑरेंज को और वहाँ की हाथी चिली, ठीक है, जो मिर्च है, उन दोनों को यहाँ पर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ये हाथी चिली है और ये आपका तामेंगलोंग ऑरेंज है, जिन दोनों को जीआई टैग से नवाजा गया है। ये आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है कैटली डिक्लेयर एज स्टेट फिश ऑफ सिक्किम। तो कैटली सिक्किम राज्य की मछली घोषित की गई है। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में सिक्किम राज्य की मछली किस मछली को घोषित किया गया है या किसको डिक्लेयर किया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा कैटली। कैटली के और भी नाम है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर महसीर लोकली नेम कैटली एज द स्टेट फिश। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कूपर फिश, ठीक है, कूपर महसीर फिश को लोकली जो कैटली नाम से जानी जाती है, उसको यहाँ पर क्या मिला है? सिक्किम राज्य की मछली घोषित किया गया है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है, ये आपका साइंटिफिक नेम है। और कॉमनली इसको कूपर मैसीर नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोकल में इसको कैटली मछली भी बोलते हैं। इस मछली को यहाँ पर सिक्किम राज्य की स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन किया है कि वो रिजर्वायर बनाएगी ताकि वहाँ के जितनी भी आपकी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकें, ये भी यहाँ पर बोला गया है। और आपको पता है कि जो फिश की मार्केट होती है वो हाई वैल्यू मार्केट होती है और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी प्रेफर करते हैं मछलियों को खाने में भी और एज ए बिजनेस पर्पस से। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि कैटली फिश को स्टेट फिश ऑफ सिक्किम घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक पे जाके आप इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के लिंक पर जाएंगे तो वहाँ से जैसे ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पर इस सेशन का पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो KVIC लॉन्च द स्पिन स्कीम। तो KVIC ने भी हाल ही में SPIN स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च की है। KVIC का पूरा नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मिस्टर विनय कुमार सक्सेना इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने वहाँ के पोटर्स के लिए, ठीक है, पोटर्स के लिए मतलब जितने भी कुम्हार होते हैं जो मिट्टी से घड़े और बाकी अलग अलग जो आपके बर्तन हैं वो बनाते हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। तो अंडर स्पिन KVIC विल फैसिलिटेट पोटर टू गेट इजी लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से इजीली उनको लोन मिल सके, इसके लिए स्पिन स्कीम लॉन्च की गई है KVIC के द्वारा, जिससे उनका जो जीविकोपार्जन है वो आसानी से हो पाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भारत आत्मनिर्भर बन सके, जिसके लिए ये स्कीम जो आपकी लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्कीम, जिसको स्पिन स्कीम के नाम से भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य बताया गया है कि डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद का रोजगार करें, इसके लिए ही ये स्पिन स्कीम लॉन्च की गई है। और मोदी जी का यहाँ पर एक ड्रीम है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जॉब टू एवरी हैंड, हर हाथ में काम, उसको पूरा करने के लिए विनय कुमार सक्सेना ने ये बोला है कि हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी हाल ही में KVIC ने पॉटर्स के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो उसका नाम है स्पिन स्कीम। स्पिन स्कीम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द प्रेजेंट KVIC चेयरमैन, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन और बनेगा कि स्पिन स्कीम किन लोगों के लिए, किस कम्युनिटी के लिए लॉन्च की गई है, तो वो पॉटर्स कम्युनिटी के लिए लॉन्च की गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो G20 एग्रीकल्चर मीट 2021, तो 2021 की जो G20 एग्रीकल्चर मीट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर हम जानेंगे। तो अभी रिसेंटली इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने एड्रेस किया था G20 एग्रीकल्चर मीटिंग, जो कि वर्चुअल तरीके से किया गया था। यहाँ पर इन मीटिंग्स का जो फाइनली उद्देश्य है वो क्या है, G20 लीडर समिट 2021, जिसको होस्ट करेगा इटली अक्टूबर 2021 में, ठीक है, जिसके लिए ये सारी मीटिंग की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, आपको बता दूं कुछ जो G20 है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन आते हैं, जिसमें IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होते हैं। तो उसको एक ग्रुप बना दिया गया है, जो कि आपका जो ग्रुप है वो स्थायी ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये एक स्थायी ग्रुप नहीं है और इसका कोई भी सचिवालय या फिर मुख्यालय भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन मीटिंग्स का जो उद्देश्य था वो क्या था कि एम्फेसाइज ऑन री इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल फूड आइटम, तो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फूड आइटम हैं उनको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाए लोगों के लिए उनकी डाइट में, जैसे आपके मिलेट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, उसके साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे फ्रूट और वेजिटेबल, फिश, डेयरी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आजकल होता क्या है कि अभी जो जीवन शैली हमारी मॉडर्न होती जा रही है, तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं और जो हमारे ऐसे फूड हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हैं उनको हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर इस मीटिंग्स के जो उद्देश्य हैं, जो एम है वो यही है कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल फूड है, चाहे वो दूध हो, फल हो, सब्जी हो, ठीक है, ऐसे आहार को अपनी डाइट में शामिल करना, जिससे कम से कम रोग हों और लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती रहे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये मीट किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक और इंटेंशन सामने आया है इन मीटिंग का, जो कि आपका है द गोल ऑफ जीरो हंगर। तो जीरो हंगर गोल यहाँ पर रखा गया है कि कोई भी भूखा ना रहे, किसी को भी मालन्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण के शिकार ना हो कोई लोग। तो यहाँ पर इन उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही G20 एग्रीकल्चर, जितने भी इन देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके आपस में मीटिंग होती है और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो लैंड रिकॉर्ड्स इंटीग्रेटेड विद सेंटर्स ई पोर्टल, तो केंद्र सरकार के ई पोर्टल से अब सभी का लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेट हो चुका है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड हैव बीन इंटीग्रेटेड विद ई पोर्टल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ई पोर्टल से सभी लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। इसमें
2 या 3 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, बाकी सभी का इंटीग्रेशन हो चुका है, जिसमें आसाम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉप कल्टीवेशन बाई फार्मर आइदर इन देयर ओन लैंड और रेंटेड प्रॉपर्टी विल बी प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आसानी से ये पता लगा पाएगी कि आपकी खेती जो हो रही है उस पर किस चीज़ की खेती हो रही है, कौन खेती कर रहा है, आप खुद खेती कर रहे हो, किसी और से खेती करा रहे हो, या फिर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगी सारी चीज़ें जब आपके ई पोर्टल पर रिकॉर्ड हो जाएंगी तो। और उससे एक और फ़ायदा मिलेगा कि इस पोर्टल पर फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अपने फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाने पड़ेंगे ज़मीन के, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए डेटा प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है, इसीलिए ई पोर्टल से लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेटेड किया गया है। ये आपको पता रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में आपके कौन कौन से स्टेट हैं जो कि लैंड रिकॉर्ड उन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ई पोर्टल से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आसाम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो हरियाणा टॉप्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप अंडर पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम स्कीम के अंडर में यहाँ पर हरियाणा ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा सोलर पंप इंस्टॉलमेंट कराने का। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो सोलर पंप हैं वो हरियाणा स्टेट में इंस्टॉल किए गए हैं लोगों के द्वारा, जिसके लिए हरियाणा टॉप पोजीशन पे इस बार आया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम बोला जाता है। ये आपका 2019 मार्च के मंथ में लॉन्च किया गया था और जुलाई 2019 में इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर टारगेट मिला था 1500 पंप्स को लगाने का, जिसमें 14,418 मतलब 14,418 पंप लगाए जा चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें जो कॉस्ट आई है वो 520 करोड़ 520 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है। और आपको बता दें कि सब्सिडी लेने के बाद फार्मर का जो शेयर बचता है वो केवल 25% या उससे कम बचता है। कहने का मतलब है कि 75% से ज़्यादा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है, केवल 25% या उससे कम ही किसान को देना पड़ता है। और उसके लिए जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसके लिए अलग से कोई खर्चा फिर नहीं होता है, क्योंकि वो सोलर बेस होता है, सोलर पावर से वो चलता है, तो अलग से बिजली बिल देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके तहत आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कब लॉन्च हुई, कब गाइडलाइन लॉन्च हुई और किस स्टेट ने टॉप किया और पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करेंगे तो कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर हैं जो कि आपके आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है और जो नाबार्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर भी लेकर आए। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी स्कीम, जिसको हम एक सर्विस बोल सकते हैं। ये जो सर्विस है वो जम्मू कश्मीर के रिमोट विलेजेस में अभी अप्लाई की गई है, उनके लिए ये लॉन्च की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस सखी को या बोल सकते हैं सर्विस को लॉन्च करने का उद्देश्य है टू प्रमोट डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को द्वार द्वार तक ले जाने के लिए ही ये जो सर्विस है वो लॉन्च की गई है, ये आपको पता रखना है। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी, जो कि जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको JKEDI के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया। तो यहाँ पर 1 ग्राम पंचायत में 1 DG पे सखी बनाई जाएगी, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर होगा क्या कि जितनी भी डिजिटल बैंकिंग है और फाइनेंशियल सर्विस हैं वो घर घर जा सकें और घर बैठे सभी लोग उपयोग कर सकें और जितनी भी बैंकिंग सर्विस हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो DG पे है ये फैसिलिटी अभी प्रोवाइड की जा रही है जम्मू कश्मीर के जितने भी रिमोट विलेजेस हैं, 2000 रिमोट विलेजेस में सबसे पहले ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की जाएगी। और अभी फ़िलहाल
80 वुमेन सेलेक्ट की गई हैं फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं वहाँ से 80 लेडीज़ या वुमेन बोल सकते हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है अक्रॉस दी जम्मू कश्मीर, और उनको यहाँ पर डीजी पे सखी घोषित किया गया है, बनाया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं रिगार्डिंग 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी, जो कि आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर में हो रही हैं, जिससे आपको रूबरू होते रहना चाहिए, जो कि एग्री मंत्रा टाइम टू टाइम आपको वीकली करंट अफेयर में बताता है। आगे बात करेंगे तो एसबीआई ने भी हाल ही में एक फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बैंक का नाम याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये फ्लोटिंग एटीएम यहाँ पर इंस्टॉल किया है, जो कि आपका हाउस बोट पर इंस्टॉल है। डल लेक में ये चलेगा और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। इससे होगा क्या कि वहाँ के जितने भी लोकल्स हैं और जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उनको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से वो पैसा जो है विड्रॉ कर पाएंगे। और जो फ्लोटिंग एटीएम है ये एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर दिनेश खरे ने लॉन्च किया है, ये भी आपको पता रखना है। एसबीआई ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले 2004 में भी फ्लोटिंग एटीएम केरला में उन्होंने लॉन्च किया था। दूसरी बार भी ये कारनामा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बैंक वेबसाइट यहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा एसबीआई के खुद के एटीएम हैं, जो कि लार्जेस्ट नेटवर्क है कंट्री में। इससे ज़्यादा किसी भी बैंक के एटीएम नहीं है, तो एसबीआई टॉप पर है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो ईजिली आप कर पाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। अब क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, तो क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने भी हाल ही में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है, तो आपका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में फ्लोटिंग एटीएम किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया, तो वो आपका है जम्मू कश्मीर में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा एटीएम किसके हैं, तो वो भी एसबीआई के हैं, 60,000 से ज़्यादा। और हेडक्वार्टर कहाँ है और कब फाउंड हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, तो मिस्टर दिनेश खरे इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्चेज फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग। तो यहाँ पर पेटीएम बैंक जो है, पेटीएम पेमेंट बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पेटीएम ने यहाँ पर भारत का पहला, कंट्री का पहला फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, जो कि किसके पार्टनरशिप के साथ है, तो वो आपकी हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी की पार्टनरशिप के साथ ये काम किया गया है पेटीएम के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पेटीएम बेस्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कार हैविंग वैलिड फास्टैग स्टिकर। तो यहाँ पर क्या है कि एक फास्टैग स्टिकर होगा जो कार पर लगा होगा, और इजीली जब आप एंटर करेंगे तभी आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट है, जिसके लिए आपको बार बार काउंटर में लाइन में लगना पड़ता था, टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होता था, वो काफ़ी सेव हो जाएगा और इजीली आप पार कर पाएंगे अपनी कार को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो पेमेंट है अभी फ़िलहाल में जो स्टार्टिंग में यूपीआई मोड से लिए जाएंगे, मतलब आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पर विच हैज़ बीन लॉन्च फॉर 2 व्हीलर, जो आपके 2 व्हीलर हैं, ठीक है, व्हीकल्स हैं, उनके लिए ये स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया है। और आपको बता दें कि जैसे ही आप पार्किंग साइट में एंटर करेंगे तभी आपके अकाउंट से जितना भी अमाउंट है पार्किंग का वो डिडक्ट हो जाएगा और आप इजीली पार कर पाएंगे, हसल फ्री, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो एमडी और सीईओ हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, वो हैं मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता, ये भी आपको पता रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस डिजिटल प्लेटफॉर्म BOB वर्ल्ड। तो यहाँ पर अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है BOB वर्ल्ड। अब इसकी क्या क्या स्पेशलिटी हैं, क्या क्या इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है किस बैंक ने किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। ये एक आपका डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है BOB वर्ल्ड। इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विस अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे सभी आपकी जितनी भी बैंकिंग सर्विस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी इस प्लेटफॉर्म के अंडर में। इसका एक पायलट टेस्ट भी हो चुका है जो कि 23 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ था
और जो आपका BOV वर्ल्ड है, ये सारे जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट हैं, बैंकिंग सर्विस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सारी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर 4 की पिलर पे काम करता है, सेव, इन्वेस्ट, बोरो और शॉप। ठीक है, आगे बात करेंगे तो जो BOV वर्ल्ड है, इसमें इजीली आप 10 मिनट में एक अपना डिजिटल अकाउंट खोल पाएंगे। इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका इश्यू हो जाएगा। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिसवर्सल ऑफ फॉर सेलेक्टेड लोन प्रोडक्ट, और इजीली आप लोन जो है वो ले पाएंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेल्प से, जिसका नाम है BOV वर्ल्ड। लॉन्च किया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इजीली ऐसे ही बनते हैं कि BOV प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि BOV वर्ल्ड जो है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, ये क्या प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप हैज़ बीन रिलीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो पहला एडवांस एस्टीमेट है खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन का, वो रिलीज हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टच अ रिकॉर्ड ऑफ 150.50 मिलियन टन। तो यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, जिसमें 150.50 मिलियन टन प्रोडक्शन खरीफ सीजन 2021 का रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, यहाँ पर जो टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो है 150.50 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो फूड ग्रेन में राइस आता है, राइस का है 107.04 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अभी तक इतना प्रोडक्शन किसी भी खरीफ सीजन में नहीं हुआ है। न्यूट्री और कोर सीरियल की बात करेंगे 34 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। मेज़ की बात करेंगे 21.24 मिलियन टन, दाल पल्सेस की बात करेंगे तो 9.45 मिलियन टन, और तूर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन है वो है 4.43 मिलियन टन। और अगर हम ऑयल सीड की बात कर लेते हैं तो जो आपकी ऑयल सीड है उसमें टोटल 23.39 मिलियन टन का प्रोडक्शन देखने को मिला है, जिसमें ग्राउंडनट का 8.25 मिलियन टन रहा है और सोयाबीन का रहा है 12.72 मिलियन टन। कॉटन की बात कर लेते हैं तो 36.22 मिलियन बेल्स यहाँ पर रहा है, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। इतना प्रोडक्शन कभी भी कॉटन व्हील्स का नहीं हुआ है, जिसमें 1 कॉटन व्हील कितनी की होती है तो 170 kg की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जूट और मेस्टा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 9.61 मिलियन बेल यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, और 180 kg की जूट और मेस्टा की एक बेल होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। और अगर हम शुगर केन की बात करेंगे तो 419.25 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन शुगर केन का देखने को मिला है इस खरीफ सीजन में। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि शुगर केन का इस सीजन में FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कितना घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है तो। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड अप्रूव क्रेडिट प्लान फॉर रियरिंग याक हस्बेंड्री। तो यहाँ पर याक के पालन के लिए नाबार्ड ने इस बार क्रेडिट प्लान जो है अप्रूवल दे दिया है। मतलब है कि अब याक पशुपालन के लिए, ठीक है, याक की हस्बेंड्री के लिए भी नाबार्ड क्रेडिट देगा, ऋण देगा। जैसे पशुपालन के लिए देता है, गाय भैंस के लिए देता है, ऐसे ही अब याक के लिए भी नाबार्ड क्रेडिट प्लान तैयार कर चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 28 सितंबर को यहाँ पर अप्रूवल मिला है कि अब क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा याक हस्बेंड्री के लिए, और ये स्पेशली अभी किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अभी जान लेते हैं कि वहाँ पर हिमालयन रीजन में ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने ये अप्रूवल दिया है जो हाई एल्टीट्यूड एनिमल है, जैसे हमारा याक हो गया, वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड एनिमल है, जिसको माउंटेन कैटल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो क्रेडिट प्लान है ये डेवलप किया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो याक है वन अमंग द मोस्ट प्राइज्ड एनिमल है हिमालयन रीजन का, जिसको शेल्टर और क्लॉथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब उसका जो फाइबर है उसको शेल्टर और क्लॉथिंग के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज बोझा ढोने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ बीस्ट
ऑफ बर्डन, मतलब जो बोझ को ढो सके उस पर्पस से भी याक को वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उसकी हस्बेंड्री के लिए नाबार्ड ने क्रेडिट प्लान यहाँ पर पेश किया है जिसका अप्रूवल मिल चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में किस एनिमल के लिए क्रेडिट प्लान लॉन्च किए, तो आपका आंसर होगा याक के लिए। या फिर पूछ सकता है कि किस स्टेट में याक के लिए नाबार्ड ने क्रेडिट प्लान लॉन्च किए, तो वो आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो नागालैंड के नागा ककम्बर, जिसको स्वीट ककम्बर के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो नागालैंड का एक ककम्बर है जिसको स्वीट ककम्बर ही बोलते हैं, जिसको दिया गया है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रोविज़न है जीआई टैग प्रोवाइड करने का, वो है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जीआई टैग प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जीआई टैग इज़ अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट विच करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन और ओरिजिन, उसको हम जीआई टैग बोलते हैं। और ये जो ककम्बर है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक इम्पोर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। और नागालैंड का अगर हम फ्रूट एरिया वाइज बात करेंगे तो 5वां स्थान आता है, और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत में 3रा स्थान नागालैंड का आता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नागा ककम्बर है, इसको वहाँ की जो लोग हैं वो किस लिए ज़्यादा मानते हैं इस वैरायटी को, इस ककम्बर को, क्योंकि वो मीठा बहुत है और उसके जो ग्रीन कलर है वो एक अलग ही यूनिक कलर का ग्रीन कलर है। इसीलिए यहाँ पर ये जीआई टैग जो है वो नागा ककम्बर को दिया गया है। और इसमें पोटेशियम और लो कैलोरीज भी पाई जाती है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करेंगे तो बोथ रीजनल वेरिएंट ऑफ ट्री टमेटो, जिसको हम टेमेरिलो बोलते हैं, और एक आपका नागा किंग चिली है, इनको भी जीआई टैग से नवाजा जा चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी नागा ककम्बर से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर लॉन्च अमूल हनी। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल हनी लॉन्च की है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो 28 सितंबर को हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अमूल हनी को लॉन्च किया है। और ये जो प्रोडक्ट है वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का। ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया गया है अंडर कोऑपरेशन विद नेशनल बी बोर्ड। तो नेशनल बी बोर्ड के संगठन के साथ, उनके कॉपरेशन के साथ ही इसको लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि स्वीट रिवॉल्यूशन को और आगे ले जाना, जिसमें यहाँ पर अमूल हनी जो है जो लॉन्च किया गया है वो एक इसी का हिस्सा है। और ये सारा काम किया जा रहा है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत, जिसमें उसका उद्देश्य है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए। जितने भी स्मॉल फार्मर हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम को डबल किया जाए। और जो आपका बी कीपिंग है, इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो भी 500 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि बी कीपिंग पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, और इसीलिए ये जो अमूल हनी है वो लॉन्च किया गया है, जो बनाया है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन को 35 क्रॉप वैरायटी दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है हमारे राष्ट्र के किसानों के लिए। और आपको बता दें कि इन किस्मों में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बेटर है अगर हम और वेराइटीज़ से कंपेयर करें तो। इसीलिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 35 क्रॉप वैरायटी समर्पित की हैं, जो कि लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कुछ आपकी अगर हम बात करेंगे तो किनवा की है, बकबीट की है, विंग बीन की है, फावा बीन की है, सोयाबीन की है, मस्टर्ड है, पिजन पी है, चिक पी है, पल मिलेट है, शोरगम है। राइस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर लॉन्च की गई है, मेज़ की गई है और वीट की गई हैं। तो ये आप पीडीएफ हमारा ले पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक घर बैठे ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। आगे बात करेंगे तो इंडिया टू बिकम ट्रांस फैट फ्री बाय ईयर 2022। तो यहाँ पर भारत ऐसा देश बन जाएगा जो 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमारे भारत में बेचे जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री बना रही है, उस प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल भी
ट्रांस फैट नहीं मिलेगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो कोशिश की जा रही है कि अब किसी भी प्रोडक्ट में आपको ट्रांस फैटी एसिड ना मिले, ताकि जितने भी आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, ठीक है, स्ट्रोक हो, वो सारे ना आए, जिससे आपकी जो लाइफ है वो भी आगे बढ़ सके। इसीलिए ये कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए, और जिसके फलस्वरूप 2022 तक भारत जो है वो ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ये आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो FSSAI के अकॉर्डिंग एक स्टडी में ये माना गया है कि इंडिया बिल्कुल राइट पाथ पे है, राइट ट्रैक पे चल रहा है कि 2022 तक भारत से जो ट्रांस फैट है वो बिल्कुल बाहर चला जाएगा, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उससे बिल्कुल बाहर हो जाएगा, और हमारा भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा 2022 तक। यहाँ पर अगर हम स्टडी की बात करेंगे तो केवल 1.34% नए टेस्टेड प्रोडक्ट में केवल परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा ट्रांस फैट देखने को मिला है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो 98 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उतने परसेंट वहाँ पर जो लिमिट है उससे कम पाया गया है ट्रांस फैट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो WHO के अकॉर्डिंग अगर ट्रांस फैट की इंक्रीज़ ज़्यादा होती है, 1% से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपके जो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो कोशिश की जा रही है मृत्यु दर को कम करने की, जिसका कारण क्या बनता है, हाई ट्रांस फैट इन प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हार्ट डिसीज़ कम हो जाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं ट्रांस फैट के कारण, वो कम हो जाएं। इसी के लिए यहाँ पर भारत कंटिन्यू प्रयास कर रहा है, और कोशिश है 2022 तक जो हमारा भारत देश है वो ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ये आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो KVIC ने यहाँ पर उड़ीसा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर सेटअप किया है। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। उन्होंने यहाँ पर ये हिस्टोरिक इनिशिएटिव है, कहने का मतलब है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन हुआ हो। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कटक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये भी आपको पता रखना है, जो कि तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम बात करेंगे तो 24 सितंबर को इनॉग्रेशन किया गया है इस सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर का, उसके चेयरमैन KVIC के विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। इस सेंटर को सेटअप होने में 75 लाख रुपीस का कॉस्ट आया है, और आपको बता दें कि ये जो सेंटर है वो कैपेबल है 2000 किलोग्राम सिल्क यार्न प्रोड्यूस करने के, जिससे 94 लाख एनुअली उसकी कीमत है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सिल्क यार्न है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमी धागा भी बोलते हैं। तो 200 किलोग्राम रेशमी धागा प्रोड्यूस करेगा इस साल में, जिससे 94 लाख एनुअली जो है वो इनकम जनरेट होगी, ये आपको पता रखना है। और इससे क्या है कि जितने भी उड़ीसा के ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि जिनकी इनकम काफ़ी कम है, उनको हेल्प मिलेगी, उनको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी, और वुमेन एम्पावरमेंट का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल उड़ीसा के लिए ये काफ़ी अच्छा है कि पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर ओपन हुआ है। आगे बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आपका इक्रीसेट, जिसको इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फूड सिक्योरिटी के ऊपर 23 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना है। MOU जो साइन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना ही, इम्प्रूव करना ही इस MOU का उद्देश्य है। और आपको बता दें कि अब WFP और इक्रीसेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे रिसर्च को प्रमोट करने में, अवेयरनेस रेज करने में, उसके साथ साथ जितने भी आपके ट्रेडिशनल न्यूट्रिशियस क्रॉप हैं और आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस हैं उसके बारे में। मतलब कहने का है कि इनका फोकस रहेगा फूड सिक्योरिटी पे, क्योंकि आपको ही पता है हंगर को भगाना है, कुपोषण को भगाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। और आपको यहाँ पे बता दें कि जो WEP है वो फूड असिस्टेंस विंग है यूनाइटेड नेशंस की, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मानवीय ऑर्गेनाइजेशन है, मानव के हित में काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमेशा से इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य रहा है हंगर पे और फूड सिक्योरिटी पे। और आपको बता दें कि ये फाउंड हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और नाबार्ड के बीच में एक MOU साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे राजस्थान के जो रूरल प्रोजेक्ट हैं,
वो काफ़ी डेवलपमेंट में आएंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो 29 सितंबर को ये एमओयू साइन हुआ है नाबार्ड और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में, जिससे होगा क्या कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा, और बोल सकते हैं कि जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और वहाँ के लोगों का जो जीवन यापन करने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा इस एमओयू के साइन होने से। और आपको बता दें ये जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ नाबार्ड चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बीच में। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, जितने भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जितने भी रूरल आर्टिशन हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओज हैं, या फिर एग्री इंटरप्रेन्योर हैं, या फिर एग्री स्टार्टअप हैं राजस्थान में, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाली है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है वो एक इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो फाउंड हुआ था 1996 में। अब बात करेंगे कुछ बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी ने टाई अप किया है पेटीएम के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आजकल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने पे काफ़ी ज़्यादा जोर है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि लोग पहले जो भी अपरेटस है या जो भी इक्विपमेंट है खरीद लेते हैं और उससे पेमेंट बाद में होता रहता है। तो बहुत सारा फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड के होने से। आपको एक साथ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एक साथ मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया है कि वो पार्टनरशिप में आ रहा है किसके साथ, लीडिंग पेमेंट कंपनी पेटीएम के साथ, ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सके वीज़ा प्लेटफॉर्म पे। अब वीज़ा प्लेटफॉर्म क्या होता है ये बताते हैं। वीज़ा इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि एक पेमेंट प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कनेक्ट करती है कंज्यूमर्स को भी, बिजनेसेस को भी, बिजनेसमैन्स को भी, बैंक को भी और गवर्नमेंट को भी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने की बात की जा रही है, ताकि जितने भी आपके बिजनेस पर्सन हैं या फिर आपके मिलेनियल हैं या फिर आपके मर्चेंट हैं, सबको एक ही जगह पे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आपको बता दें कि एचडीएफसी और पेटीएम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी अक्टूबर मंथ में आपका जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, चाहे वो आपके नवरात्रि हो, ठीक है, या फिर आपके नवंबर में दिवाली से पहले की बात की जा रही है, तो ये आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं वो लॉन्च हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो कोलैबोरेशन है एचडीएफसी बैंक का और पेटीएम का, इसका उद्देश्य क्या है कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलने पड़ा है एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि उस आरबीआई ने 8 महीने तक एक पेनल्टी लगाई थी, ठीक है, बैन इम्पोज किया गया था, जो कि 8 महीने का बैन था आरबीआई के द्वारा, एक पेनल्टी के रूप में लगाया गया था एचडीएफसी बैंक पे। तो जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए ही वो यहाँ पर पेटीएम के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाला है, इतना आपको पता रखना। आगे बात करेंगे तो यस बैंक हैज़ टाई अप विद वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड। मैंने बताया ना कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है और कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर यस बैंक ने भी टाई अप किया है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं कस्टमर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी और कमर्शियल लेवल पे। तो बहुत ज़्यादा आपको समझने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि किस बैंक ने भी हाल ही में वीज़ा के साथ टाई अप किया है क्रेडिट कार्ड ऑफर करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सबको समझ में आया हो।